नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल हंस पूंजी के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि कैपिटल। आपने नाम सुना होगा, अलग अलग कैपिटल का नाम अलग अलग होता है। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, अभिदत्त पूंजी, मांगी गई पूंजी, प्रदत्त पूंजी। और हमारे पास जब कोई क्वेश्चंस होता है तो उसमें अपन अलग अलग अपन ये तय नहीं कर पाते कि कौन सी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कौन सी इशूड कैपिटल है। जैसे कि अपने पास कोई एग्जांपल है कि एक एक्स नाम की कंपनी थी, उसकी 50 लाख अधिकृत पूंजी है और वो 50 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है। तो वो कैपिटल होगी ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है। अब इसके बाद में एक उसी एग्जांपल में से आ जाए कि जैसे 70,000 शेयर्स उसने इशू कर दिए, तो इसका मतलब हुआ कि ऑथराइज्ड कैपिटल तो कंप्लीटली जो उसकी मैक्सिमम कैपिटल है, चाहे वो इशू करे चाहे ना करे, वो ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के शेड्यूल 3 के भाग फर्स्ट में बैलेंस शीट में शो करने के आधार पर जो शेयर कैपिटल को पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो जनरली 6 पार्ट्स होंगे। पहला होगा ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर सेकंड होगा इशूड कैपिटल, थर्ड होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, फिर फोर्थ होगा कोल्ड अप कैपिटल, फिर फिफ्थ होगा पेड अप कैपिटल, सिक्स्थ होगा रिजर्व कैपिटल। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि इन 6 भागों में जो सबसे ऊपर है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक्चुअल में वो कैपिटल की क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट होगी। जैसे कि किसी के कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख है। ठीक है। अब वो 5 लाख के मार्केट में इशू नहीं करना चाहती कैपिटल, वो 2 लाख के शेयर से इशू करना चाहती है, तो वो इशूड कैपिटल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में उसने 2 लाख रुपए मार्केट में इशू किए, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन मान लीजिए 1,80,000, मतलब उसको 2 लाख के शेयर्स को खरीदने वाले 1,80,000 अमाउंट वाले ही शेयर्स होल्डर्स ही आए, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया 1,80,000, आप अपन ने कॉल कितना किया, 1,80,000 में से कंपनी ने 1,50,000 कॉल कर लिया, तो वो 1,50,000 क्या हो जाएगी, कॉल अप हो जाएगी, कोल्ड अप कैपिटल, मांगी गई पूंजी। अब 1,50,000 अपन ने मांग ली, लेकिन उनमें से 50,000 कैपिटल जो शेयर होल्डर होल्ड करते थे, उन्होंने वो पेड नहीं किया कंपनी को, वो क्या हो जाएगी, पे 50,000 तो क्या हो जाएगी, वो कॉल इन एरियर्स हो जाएगी। एक तरीके से वो बकाया पूंजी राशि हो गई। बाकी क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल। और लास्ट है रिजर्व कैपिटल। कुछ कैपिटल ऐसी होती है, उसको कंपनी रिजर्व में रखती है कि इन द फ्यूचर कभी भी आवश्यकता होती है कंपनी को, तब कंपनी क्या करेगी, उसको कॉल कर सकती है। तो आइए हम अब नेक्स्ट वन बाय वन एक एक कैपिटल के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, और वीडियो के अंत में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि कैपिटल को बैलेंस शीट में किस प्रकार से दर्शाया जाता है और किस कैपिटल का कितना महत्व है। जनरली अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन अपने पास होता है जिसमें अपन सबसे मेन समस्या ये होती है कि अपन यही निर्धारित नहीं कर पाते कि एंट्री, जब जनरल एंट्री करते हैं तो कौन सी कैपिटल से एंट्री होती है। तो सबसे पहले आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जनरली अपन क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल ओनली क्या होता है, शो कर बैलेंस शीट में शो करने के हिसाब से ही वो महत्वपूर्ण होती है। बाकी ऑथराइज्ड कैपिटल जो क्वेश्चन में दी हुई होती है किसी क्वेश्चन में, उसका ओनली इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होता है, और उसको बैलेंस शीट में दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बाकी ऑथराइज्ड कैपिटल का इतना क्वेश्चन में महत्व नहीं होगा जब अपन जनरल एंट्रीज करेंगे। तो पहला था अधिकृत पूंजी, ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको क्या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, और रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब कि जो कंपनी एक्ट है 2013, जिसमें क्या होता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ पोजीशन है, कंपनी का एक दस्तावेज होता है, पार्षद सीमा नियम जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें उस धारा में उस कैपिटल को दिखाया जाता है कि कंपनी अपने जीवन काल में इतनी मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है। ठीक है। अब इस कैपिटल मतलब कंपनी के पास मान लीजिए ऑथराइज कैपिटल 5 लाख है।
ठीक है, तो वो कंपनी क्या करेगी, 5 लाख से अधिक शेयर इशू नहीं कर सकती। यदि उसको करना है तो वो क्या करेगी, दोबारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास जाएगी, अपनी जो एनुअल मीटिंग है उसमें एक प्रस्ताव लेगी और उस प्रस्ताव के हिसाब से वो उस पूंजी को इंक्रीज कर सकती है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में क्या होगा, ऑथराइज कैपिटल से अधिक कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कंपनी क्या करेगी, जो कंपनी अपने जीवन काल में अधिकतम जो पूंजी इशू कर सकती है वो क्या हो गई, ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एज पर सेक्शन 28 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, authorized capital means such capital which is the maximum amount of the company authorized by memorandum of association of the company। ठीक है, पार्षद सीमानीय में पूंजी की जो अधिकतम राशि व्यक्त की जाती है उसे ही अधिकृत पूंजी कहते हैं, जिसका कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक कैपिटल का मार्केट में इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी अंश पूंजी की अधिकतम राशि है जिसे कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित कर सकती है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ये ऑथराइज कैपिटल को भी चेंज किया जा सकता है कि अपने वो दस्तावेज में लिखा हुआ होगा कि ये इतना कर सकती है, लेकिन उसको भी क्या कर सकते, एक रूल बनाया हुआ है, उसको भी इंक्रीज किया जा सकता है। वो इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, कंपनी किसी भी समय अंशधारकों द्वारा अनुमोदन व कंपनी रजिस्ट्रार को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर अधिकृत पूंजी में वृद्धि कर सकती है। अब अपने पास सेकंड आता है इशूड कैपिटल। अब जैसे मान लीजिए कोई एक्स नाम की कोई कंपनी थी और उसके 50 लाख अधिकृत पूंजी है और 50 रुपए उस शेयर का मूल्य है, तो इस प्रकार से उसके 10 लाख शेयर्स हो गया। लेकिन कंपनी को इस समय क्या है, ओनली जैसे 35 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो 35 लाख रुपए जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, इशूड कैपिटल हो जाएगी। तो यहाँ पे अधिकृत पूंजी के उस भाग के अंकित मूल्य को जो जनता को नगद धन व अन्य किसी प्रतिफल के बदले निर्गमित किया जाता है, निर्गमित पूंजी कहलाती है। कि जो भी पूंजी मार्केट में इशू के द्वारा कंपनी को प्राप्त होती है वो क्या होगी, इशूड कैपिटल हो गई। अधिकृत पूंजी का वह शेष भाग जो निर्गमित नहीं किया जाता है वो अनइशूड हो गया। मतलब एक पार्ट तो क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 50 लाख किसी की इशू वो ऑथराइज कैपिटल है, 35 लाख इशूड कैपिटल हो जाएगी, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 15 लाख रुपए वो क्या हो जाएगी, अनइशूड हो जाएगी। तो ये जो 15 लाख की जो अमाउंट है वो अनइशूड है, जो इन द फ्यूचर यदि कंपनी को अंश पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो क्या कर सकती है, दोबारा उस इशूड कैपिटल इशू करके, उस ऑथराइज कैपिटल को इशू करके राशि प्राप्त कर सकती है। अब आता है यहाँ पे जो उसकी तकनीकी परिभाषा है जो कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई, उसका निर्गमित पूंजी से आज से ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर अभिधान के लिए निर्गमित किया गया हो। मतलब कंपनी द्वारा इसको सब्सक्राइब करके मार्केट में इसको इशू करके प्राप्त कर लिया गया हो, तो वो क्या होगी, इशूड कैपिटल हो जाएगी। अब पहला ऑथराइज्ड कैपिटल आ गया, सेकंड आ गया अपने पास इशूड कैपिटल। अब आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब अपन एक बार सब्सक्राइब कैपिटल की परिभाषा को पढ़ लेते हैं। निगमित पूंजी के उस भाग को जिसका आवेदन जनता द्वारा किया जाता है, अर्थात जिसके लिए जनता द्वारा आवेदन पत्र दिए जाते हैं, अभिदत्त पूंजी कहते हैं। जितने अंशों के लिए आवेदन पत्र आते हैं उतने अंशों का अभिदत्त अंश कहते हैं। कंपनी केवल उतने अंशों का आवंटन कर सकती है जितने अंशों का निर्गमन किया जाता है। यदि समस्त निर्गमित पूंजी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होते, निर्गमित पूंजी के उस भाग को अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं, नए अभिदत्त की गई पूंजी। तो यहाँ वहां पे क्या था, इससे पहले वाले में इशूड अनइशूड का था, यहाँ पे क्या होगा, सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल का इशू है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि कंपनी जैसे क्या मान लीजिए 1 लाख शेयर्स के लिए उसने मार्केट में इशू जारी किया। अब होता क्या है कि दो तरीके की कंडीशंस आती हैं, एक होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन।
जैसे 1 लाख शेयर्स के अपन लिए अपने इशू जारी किया और अपने पास 2 लाख शेयर्स के लिए आवेदन आ गए, तो वो क्या होता है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन होती है। उसमें क्या होता है कि जब शेयर्स का अलॉटमेंट होता है, वो प्रोराटा बेसिस या जो क्वेश्चन में दिया होता है उस बेस पे वो शेयर्स इशू किए जाते हैं, और जो उनकी एक्सेस अमाउंट होती है वो या तो उनको रिफंड कर दी जाती है या उस आगे की जो कोर्स है उसमें उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। और एक होता है कि 1 लाख शेयर्स के लिए आवेदन किया और अपने पास आवेदन कितना है, 90,000 का आवेदन आ गया, तो 90,000 का आ गया मतलब जो सब्सक्राइब के जो इशू कैपिटल थी उससे कम सब्सक्राइब हुई कैपिटल, मतलब 1 लाख शेयर्स के लिए आवेदन किया 90,000, तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल इस केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने बताया कि 2 लाख आवेदन आए तो वो सब्सक्राइब कैपिटल और वो क्या होती है इशूड कैपिटल, इस केस में क्या होगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगी, इशूड कैपिटल से सब्सक्राइब कैपिटल कम होगी, क्योंकि आवेदन कम प्राप्त हुए हैं तो कम अभिदत्त पूंजी कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली, इसको क्या बोलते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो सेबी है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है स्टॉक मार्केट की, उसके नियम के अनुसार 90% सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आना जरूरी है। यदि 90% से कम यदि सब्सक्रिप्शन प्राप्त होता है तो कंपनी को वो इशू रद्द करना पड़ेगा, और जो भी उसको राशि प्राप्त होती है कंपनी को वो वापस से उन शेयर होल्डर्स को लौटाना होगा जिन शेयर होल्डर्स से वो राशि प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल में आप आराम से अंतर समझ पा रहे हैं। मैंने बताया ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, मैक्सिमम अमाउंट है, फिर उस अमाउंट से क्या हुआ, इशू कैपिटल जो कंपनी इशू कर रही है उसके बाद में इशू करने के बाद में जिस कैपिटल का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो रहा है वो क्या होगा, सब्सक्राइब कैपिटल होगी। और यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो सकता है, इशूड कैपिटल के बराबर भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। और मान लीजिए 1 लाख में 90%, 90,000 यदि शेयर्स के लिए अलॉटमेंट वो सॉरी इशू प्राप्त हो गया और अलॉटमेंट हो गया, तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या हो जाएगी, 10,000 शेयर्स की अनसब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम अनसब्सक्राइब कैपिटल की जो परिभाषा है कंपनीज एक्ट 2013 में, इस अभिदत्त पूंजी से आज से पूंजी के उस भाग से जो समय समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अभिदत्त की गई है, जो कंपनी के शेयर्स द्वारा सब्सक्राइब्ड कर ली गई है, जो शेयर होल्डर्स द्वारा उनका मतलब भुगतान से मतलब नहीं है, उन शेयर्स के लिए अलॉटमेंट हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। अब आता है मांगी गई पूंजी, कोल्ड अप कैपिटल। अब मैंने बताया कि कंपनी का जो पेमेंट मेथड होता है, एक तो क्या होगा कि कंपनी को क्या होगा, लमसम अमाउंट में भुगतान प्राप्त हो जाता है, और एक दूसरा क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट बेसिस भी वो भुगतान कंपनी प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ पे कोल्ड अप कैपिटल मांगी गई पूंजी, कंपनी द्वारा अंशधारी से अभिदत्त अंशों पर जितनी राशि मांगी जाती है उसे मांगी गई पूंजी कहते हैं। मतलब कंपनी क्या करेगी, उस शेयर्स का प्राइस होता है, जितनी राशि कंपनी द्वारा मांग ली गई है वो तो क्या हो जाएगी, कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। बाकी जैसे मान लीजिए 90,000 शेयर्स अलॉट कर दिए कंपनी ने, और वो 90,000 शेयर्स पे 8 रुपए पर शेयर तो उसने मांग लिए, बाकी 2 रुपए अभी तक नहीं मांगे, तो 2 रुपए तो क्या हो जाएगा, 2 रुपए तो क्या हो जाएगा, अनकोल्ड कैपिटल हो जाएगा। बाकी के जो 8 रुपए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। अब मांगी गई पूंजी की अपन परिभाषा देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 215 के अनुसार मांगी गई पूंजी से आज से पूंजी के उस भाग से जिसे भुगतान हेतु मांगा गया है, मतलब उसका भुगतान प्राप्त हो गया है, तो वो क्या हो गया, जैसे 8 मैंने बताया एग्जांपल के थ्रू कि जैसे 8 रुपए कंपनी ने यदि मांग लिए तो वो मांगी गई पूंजी हो गई, वो 2 रुपए क्या हो गया, अनकोल्ड कैपिटल हो जाएगा। अब आता है 5th नंबर पे पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मांगी गई पूंजी का वह भाग जो प्राप्त हो जाता है उसे प्रदत्त पूंजी कहते हैं। यदि मांगी गई समस्त राशि का भुगतान अंशधारियों द्वारा कर दिया जाता है तो मांगी गई एवं प्रदत्त पूंजी एक ही होगी, परंतु यदि मांगी गई राशि का एक भाग
अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक नहीं चुकाया जाता तो इस भाग को बकाया या नए मांगी गई राशि कॉल इन एरियर्स या कॉल्स अनपेड कहते हैं। अनेक अंशधारी बार बार मांगी जाने वाली राशियों का भुगतान करने की असुविधा से छुटकारा पाने के लिए अपने अंशों का समस्त या शेष मूल्य एक साथ दे देते हैं। जो राशि किसी मांग से पूर्व ही प्राप्त हो जाती है उसे अग्रिम मांग यानी कॉल इन एडवांस कहते हैं। तो इससे पहले अपन ने सब्सक्राइब्ड कैपिटल के विषय में जाना कि जैसे 1 लाख में से 90,000 यदि सब्सक्राइब हुई है तो उस 90,000 को भी क्या करती है कंपनी, अलग अलग पार्ट्स में बांटती है कि 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 4 रुपए सेकंड कॉल या फर्स्ट कॉल के साथ। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, यदि कोई शेयर होल्डर समय पर उस राशि का भुगतान नहीं करता तो वो क्या होती है, कॉल इन एरियर्स होती है। और उस कॉल इन एरियर्स जो सब्सक्राइब कैपिटल में से कॉल इन एरियर्स को अपन घटा देते, कोल्ड अप कैपिटल में से जिस सब कॉल इन एरियर्स को घटा देते हैं वो क्या होती है, प्रदत्त पूंजी कहलाती है। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल के बाद में कोल्ड अप कैपिटल, जो कोल्ड अप कैपिटल जो कंपनी द्वारा मांग ली गई है, उस कोल्ड अप कैपिटल में जो पूंजी शेयर होल्डर्स द्वारा चुका दी गई है वो क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। और जो नहीं चुकाई गई है वो क्या कहलाएगी, कॉल इन एरियर कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए कंपनी ने 8 रुपए मांग लिए तो 8 रुपए कोल्ड अप हो गई। अब 8 रुपए में मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने 2 रुपए पर शेयर का जो अमाउंट है वो पे नहीं किया तो वो क्या कहलाएगा, 2 रुपए कॉल इन एरियर्स, और वो राशि उसमें से घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगी, पेड अप कैपिटल आ जाएगी। और कई एक कॉल इन एडवांस, मतलब किसी शेयर होल्डर की जो राशि है वो यदि एडवांस में ही प्राप्त हो जाती है तो वो क्या कहलाएगी, कॉल इन एडवांस कहलाएगी। पेड अप कैपिटल का डेफिनेशन अपन पढ़ लेते हैं। द पोर्शन ऑफ द कैपिटल दैट इज रिसीव्ड इज कॉल्ड अ पेड अप कैपिटल। मतलब जो भी राशि अपने कोल्ड अप कैपिटल की जो भी अमाउंट है जो अपने को प्राप्त हो गई वो क्या कहलाएगी, पेड अप कैपिटल कहलाएगी। इफ द एंटायर अमाउंट कोल्ड इज पेड बाय द शेयर होल्डर्स देन द कोल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल विल बी द सेम। मतलब दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, कोल्ड अप कैपिटल इक्वल टू पेड अप कैपिटल इफ द एंटायर अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर्स। But if a part of the amount called is not paid by shareholders by due date, that part is call in arrear या call unpaid। और call in advance क्या होगा कि जो बिफोर डिमांड ही रिसीव हो जाता है वो क्या कहलाएगा, कॉल इन एडवांस। अब अपन पेड अप कैपिटल की जो कंपनीज एक्ट 2013 में जो परिभाषा उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। प्रदत्त हंस पूंजी से जमा की गई उन समस्त राशियों के योग के समतुल्य जो कि निर्गमित किए गए अंशों पर प्राप्त की गई हो। मतलब जो कॉल की गई कैपिटल है उसमें से जो अमाउंट रिसीव्ड हो गई है वो क्या होगी, पेड अप कैपिटल होगी। रिजर्व कैपिटल क्या होगी, कंपनी को निर्गमित अंशों पर न मांगी गई राशि को अंशधारियों से कभी भी मांगने का अधिकार होता है, परंतु कभी कभी एक सीमित दायित्व वाली कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा ये निश्चित कर लेती है कि न मांगी गई पूंजी का एक निश्चित भाग केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा। न मांगी गई पूंजी मतलब जो रिजर्व कैपिटल है उस भाग को जो भविष्य में समापन के समय मांगने का अधिकार सुरक्षित कर दिया जाता है, संचित पूंजी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे न मांगी गई पूंजी के उस भाग को जो भविष्य में समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर दिया जाता है, संचित पूंजी कहलाती है। जो रिजर्व के रूप में कंपनी के पास रखी रहती है, जो कंपनी विशेष परिस्थिति या समापन के समय ही मांगती है तो वो क्या होगी, रिजर्व कैपिटल होगी, संचित पूंजी कहलाएगी। The company has the right to call from the shareholders at any time the amount uncalled on the shares issued, but sometimes a limited liability company makes a special offer to make sure that the portion of uncalled capital will be called only at the liquidation of the company। जो भी मतलब कंपनी के समापन पे जो अमाउंट कैपिटल की मांगी जाती है वो क्या कहलाएगी, रिजर्व कैपिटल कहलाएगी। इस प्रकार से हमने जो शेयर कैपिटल के प्रकार है उसके बारे में 1 बाय 1 करके जो बैलेंस शीट में शो करते हैं उसके आधार पे कैपिटल के विषय में जाना। अब एक बार अपन समरी के रूप में देख लें। ऑथराइज कैपिटल क्या होगा, कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट होगी जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती है, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं
और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। उसके बाद में अब जैसे एक एग्जांपल के थ्रू भी अपन समझ सकते हैं कि जैसे किसी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 50 लाख है और वो कंपनी को कम पूंजी की आवश्यकता है, वो 20 लाख रुपए इशू करना चाहती है, तो यहाँ पे इस केस में क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल तो क्या हो गया 50 लाख हो गया, इशूड कैपिटल क्या हो गया 20 लाख हो गया। अब इसमें आता है, नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल 20 लाख रुपए कंपनी ने इशू जारी किया मार्केट में और कंपनी को क्या हुआ 18 लाख रुपए ही इशू प्राप्त हुआ, तो इस केस में क्या होगा, ये क्या हुआ, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो सेबी के अनुसार जो 90% वाली लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ये इशू प्राप्त हो गया। तो यहाँ इस केस में क्या होगा कि जो 18 लाख रुपए की जो पूंजी है वो क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। यदि 20 लाख से अधिक के लिए आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो अपन क्या करेंगे, इसको और सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, और यहाँ इस केस में क्या होगा, इशूड कैपिटल इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल होगा, इशू कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद में आता है फोर्थ नंबर पे कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल क्या होगा कि जैसे किसी शेयर्स का वैल्यू 10 है, अब जैसे मान लीजिए 18 लाख रुपए की जो अपनी सब्सक्राइब कैपिटल थी उसमें अलग अलग 2 रुपए 4 रुपए से अलग अलग अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसे कंपनी द्वारा मांगे जाते हैं। तो इस केस में यदि मान लीजिए कंपनी द्वारा 8 रुपए यदि मांग लिए गए, ठीक है, तो 8 रुपए क्या होगा, 8 रुपए के हिसाब से जो भी अमाउंट आएगा वो क्या होगा, कोल्ड अप कैपिटल होगा। फिर उसके बाद में आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या हो, जो कॉल की गई जो कैपिटल है उसमें से जो जिन शेयर होल्डर से जो अमाउंट प्राप्त हो गया है वो पेड अप कैपिटल होगा, और जो अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है वो अनपेड अप कैपिटल होगा। जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको अपन कॉल इन एरियर भी मानेंगे, और जो एडवांस में प्राप्त हो गया है उसको कॉल इन एडवांस। और लास्ट में है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल ऐसी कैपिटल जो कंपनी अपने पास रखती है और ये एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी के समय मांगा जाता है, वो रिजर्व कैपिटल होती है। तो इस प्रकार से ये कैपिटल को अपन बैलेंस शीट में भी किस प्रकार से शो करते हैं, अपन इसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास कंपनीज अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 का भाग फर्स्ट के अंश पूंजी के चिट्टे में जो उसको दिखाने का तरीका है उसका प्रारूप है। इससे पहले क्या होता था, डिफरेंट तरीके से अपन दिखाते थे, और अब इसमें सबसे पहले होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें सबसे पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसमें पहला शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होती है ना, वो ऑथराइज कैपिटल तो कंपनी की 50 लाख होगी, लेकिन इसको क्या होगा, अपन ओनली इसको शो करेंगे इस बैलेंस शीट में। उसके बाद में इशूड कैपिटल आएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल आएगा, कोल्ड अप कैपिटल आएगा, पेड अप कैपिटल आएगा। अब पेड अप यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड अप कैपिटल को अपन करके कॉल इन एरियर्स को लेस कर देंगे, और उसके बाद में कॉल इन एरियर्स का जो लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें क्या करेंगे, फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट ऐड कर देंगे। इस प्रकार से अपन कैपिटल निकाल लेंगे। अब अपने पास एक एग्जांपल है, जैसे एक कंपनी का पंजीयन 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ जो 50 वाले समतांशों में विभक्त है। इनमें से 7,000 जो इक्विटी शेयर्स हैं सर्वप्रथम जनता में क्रय करने के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक समतांश पर पूरी रकम मांग ली गई। एक माह बाद 400 समतांशों को छोड़कर जिस पर 15 रुपए प्रति के हिसाब से अंतिम मांग का भुगतान नहीं हुआ है, शेष सभी अंशों का समस्त मांगी गई राशि प्राप्त हो गई है। अब इसको कैसे दिखाएंगे, अब आपने ऊपर बढ़ाया कंपनी का रजिस्टर्ड जो अमाउंट है वो 5 लाख है, तो अपन इसको ऑथराइज्ड कैपिटल में दिखा देंगे 10,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच, और यहाँ पे करंट ईयर एंडेड में क्या हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, अब इन्होंने इश्यू कितने किए 7,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का 50 का, तो यहाँ पे इश्यूड कैपिटल क्या हो गया 3,50,000। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी अमाउंट मांग ली गई, तो ये क्या होगा, इशूड कैपिटल ही क्या हो गया सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, और सब्सक्राइब कैपिटल ही क्या हो गया कोल्ड अप, क्योंकि पूरी अमाउंट मांग ली, तो यहाँ पे 3,50,000 क्या हो गया कोल्ड अप कैपिटल हो गया। लेकिन पेड अप कैपिटल क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि 15 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से एक शेयर होल्डर ने जो फाइनल कॉल थी उसका पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे शेयर्स कितने हैं 400, 15 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 6,000, तो 6,000 जो अमाउंट है वो क्या हुआ उस शेयर होल्डर से प्राप्त नहीं हुआ, तो 3,50,000 में से 6,000 लेस कर देंगे तो 3,44,000 रुपीज क्या हो जाएगा पेड अप कैपिटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन अलग यहाँ पे क्या हुआ कि
ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख है, इशूड कैपिटल 3,50,000 है, अनइशूड कितने हो जाएगी 1,50,000। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कोल्ड अप कैपिटल सेम हो गई इशूड कैपिटल के इक्वल, क्योंकि जितना अपन ने इशू का उतना सब्सक्रिप्शन कंपनी को प्राप्त हो गया, तो सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल टू इशूड कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल का जितना भी अमाउंट था वो सारा क्या कर लिया गया, कॉल कर लिया गया, वो जो कोल्ड अप कैपिटल हुआ। लेकिन कॉल किया उसमें से क्या हुआ, एक जो शेयर होल्डर था उसने 400 रुपए, 400 शेयर थे उसके पास, जिसने 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल का भुगतान नहीं किया गया, तो 6,000 रुपए कॉल इन एरियर हो गया। तो इस प्रकार से अपन बैलेंस शीट में इस राशि को दिखाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, जिसमें सब्सक्राइब कैपिटल और इशूड कैपिटल अलग अलग होगा। एक कंपनी का पंजीयन 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ, जो 50 रुपए मूल्य वाले समतांशों में विभक्त है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इशूड ऑथराइज्ड कैपिटल तो क्या हो जाएगा, सेम वो का वो हो जाएगा 5 लाख। इन्होंने क्या किया, 7,000 इक्विटी शेयर्स के लिए इशूड कैपिटल भी सेम वही हो जाएगा, 7,000 शेयर्स 10 वो 50 ईच, तो 3,50,000। अब यहाँ पे क्या है, जनता ने 6,500 समतांशों के लिए आवेदन दिए, मतलब ये क्या हो गया, कम सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ। 7,000 शेष थे 6,500 के लिए, तो 6,500 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 50 से, तो 3,25,000 क्या हो जाएगा, इसका सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब सब्सक्राइब कैपिटल होने के बाद कॉल क्या किया कंपनी ने, प्रत्येक समतांश पर पूरी रकम मांग ली, मतलब पूरी का पूरा अमाउंट क्या कर लिया गया, कॉल अप। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सब्सक्राइब कैपिटल और कोल्ड अप कैपिटल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे भी क्या था, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने 15 रुपए के हिसाब से भुगतान नहीं किया गया, तो 6,000 रुपए, 400 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 6,000। तो यहाँ पे 3,25,000 में से 6,000 घटाएंगे तो 3,19,000 क्या आ जाएगा, पेड अप कैपिटल। ठीक है, इस प्रकार से अपन आराम से ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में अंतर कर पाएंगे। और बैलेंस शीट में जब भी अपने को किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा, तो अपने को बेहद ही आसान तरीके से अपन यदि इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बेहद ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और कैपिटल का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यदि अपने को समझ में नहीं आएगा तो अपन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। और ये जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें भी यदि इस कॉन्सेप्ट को अपन अच्छे से समझ लेंगे तो जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में भी आसानी होगी। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल और रिजर्व कैपिटल के विषय में बहुत ही शानदार तरीके से जाना। और आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल अकाउंटेंसी क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो आपके साथी लोग हैं उनको इसका पूरा फायदा मिल सके।